हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम है शकील अहमद। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल लेट्स अंडरस्टैंड फार्मा पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं पार्ट 5 ऑफ क्विक रिवीजन सीरीज ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर जीपेट 2021। तो फ्रेंड्स, इससे पहले भी हम 4 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। उनमें भी हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो जीपेट 2021 के लिए वो सारे डिस्कस किए हैं। जिन्होंने उनको नहीं देखा वो भी जाके उनको देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो के साथ। तो सबसे पहला फ्रेंड्स जो हमने टॉपिक यहाँ पे रखा है वो टॉपिक है एंजाइम इनहिबिशन से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, इस एंजाइम इनहिबिशंस के टॉपिक से बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, डिफरेंट डिफरेंट वे में पूछे गए हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन भी होते हैं अगर आप एक बार कंसेप्ट अपना समझ लेंगे। तो मैं चलिए उन्हीं चीज़ों को मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि एंजाइम इनहिबिशन कौन कौन से टाइप के होते हैं और उनके क्या क्या कुछ फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहला जो हमने यहाँ पर रखा है फ्रेंड्स वो है कम्पिटिटिव इनहिबिशन। कम्पिटिटिव इनहिबिशन की मैं बात करूँ तो फ्रेंड्स यहाँ पे कम्पिटिटिव इनहिबिशन का मतलब क्या है। कम्पिटिटिव इनहिबिशन मतलब कि जो सबस्ट्रेट और जो इनहिबिटर रहेगा उसके बीच में कंपटीशन होगा फ्रेंड्स। कंपटीशन किस चीज़ के लिए? एक्टिव साइट है जो एंजाइम की उसके लिए। अब ये कंपटीशन होता क्यों है? क्योंकि फ्रेंड्स आप देखेंगे कि जो सबस्ट्रेट होता है और इनहिबिटर होता है उन दोनों के बीच स्ट्रक्चरल रिजम्बलेंस होती है, यानी कि स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज़ होती हैं। इसीलिए वो दोनों एंजाइम उनको समझ नहीं पाता कि ये कौन सा एक्चुअल में सबस्ट्रेट है और कौन सा इनहिबिटर है, क्योंकि वो क्या करता है, जो एक्टिव साइट्स है उससे इनहिबिटर भी बाइंड हो जाता है और सबस्ट्रेट भी बाइंड हो जाता है। तो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा, अगर मैं इसकी बात करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि नॉर्मल जो रिएक्शन होती है, अगर एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट रिएक्ट करता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और बाद में इसी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से क्या होता है, एंजाइम अलग हो जाता है और प्रोडक्ट आपको मिल जाता है फ्रेंड्स। लेकिन अगर यहाँ पर इनहिबिटर हम दे दें और वो भी कैसा इनहिबिटर, यानी कि कम्पिटिटिव इनहिबिटर, तो कम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या करेगा, सबस्ट्रेट के साथ यहाँ पे compete करेगा। compete करने के बाद खुद जो एंजाइम की एक्टिव साइट है उससे जाके बाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन कम देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। अब जैसे कि आप इस डायग्राम से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एंजाइम है, एंजाइम के साथ या तो सबस्ट्रेट बाइंड हो रहा है या इनहिबिटर बाइंड हो रहा है, और या दोनों में से एक ही चीज़ बाइंड हो सकती है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर सबस्ट्रेट बाइंड हो रहा है तो आपको एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स मिल रहा है, जबकि अगर इनहिबिटर बाइंड हो रहा है तो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन की। अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो इनहिबिटर होता है वो डायरेक्टली सबस्ट्रेट के एंजाइम के साथ बाइंड नहीं कर पाता। यानी कि मैं आपको इसको ब्रीफ में ऐसा समझा सकते हैं कि जब आप देखें यहाँ पे कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के बाद इनहिबिटर यहाँ पे बाइंड कर रहा है, तो इससे हमें समझ क्या आ रही है, यानी कि जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड हो रहा है तो वो एंजाइम में एक ऐसा कन्फर्मेशनल चेंज ला रहा है जिसकी वजह से इनहिबिटर वहाँ पे जाके बाइंड हो रहा है। और ये बाइंड होने को क्या बोलते हैं हम, एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिशन कॉम्प्लेक्स बनेगा। और ये कॉम्प्लेक्स है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यानी कि इनके बीच कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम अगर सबस्ट्रेट आ रहा है, सबस्ट्रेट बाइंड हो रहा है तभी इनहिबिटर बाइंड हो रहा है। अगर सबस्ट्रेट ही बाइंड नहीं होगा तो इनहिबिटर भी खुद से बाइंड नहीं हो पाएगा। जबकि अगर कंपटीटिव के केस में देखें तो वहाँ पे एंजाइम के साथ डायरेक्टली इनहिबिटर बाइंड हो रहा था। तो यहाँ पे कुछ डायग्राम आपको इस तरह से देखने को मिलेगा कि ये एंजाइम है, इसके पास कुछ सबस्ट्रेट की बाइंडिंग साइट है और सबस्ट्रेट जब बाइंड हो चुका है तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ कन्फर्मेशनल चेंज आया जिसकी वजह से इनहिबिटर आपका बाइंड हो चुका है यहाँ पे। नेक्स्ट जो चीज़ मैं बात करूँ, तीसरी चीज़ नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन है, जो ये जस्ट अपोजिट है अगर आप देखें कम्पिटिटिव इनहिबिशन के। यानी कि कम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या हो रहा था कि स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी थी सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी नहीं है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो है इनहिबिटर की बाइंडिंग साइट है वो अलग है सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट से। केस क्या था फ्रेंड्स, केस सेम ही है अगर आप देखें। अब अनकम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव में थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रेंड, कि अनकम्पिटिटिव में आप देखेंगे जो मैंने आपको बता दिया कि इनहिबिटर कब बाइंड हो रहा है, उसी कंडीशन में इनहिबिटर बाइंड हो रहा है जब सबस्ट्रेट वहाँ पे पहले से बाइंड है। लेकिन यहाँ पे नॉन कम्पिटिटिव के केस में अगर आप देखेंगे कि एंजाइम के साथ डायरेक्ट भी इनहिबिटर बाइंड हो सकता है और एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ भी बाइंड हो सकता है। यानी कि ये टर्नरी कॉम्प्लेक्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप देखें कि यहाँ पे ये एंजाइम है, एंजाइम ने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहा है, उसके बाद भी इनहिबिटर बाइंड हो सकता है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं दूसरे केस में बात करूँ तो एंजाइम के साथ इनहिबिटर बाइंड हो रहा है, यानी कि एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उसके बाद भी यहाँ पे सबस्ट्रेट इससे बाइंड हो सकता है, क्योंकि सबस्ट्रेट की बाइंडिंग साइट और इनहिबिटर की बाइंडिंग साइट दोनों डिफरेंट हैं। अब आप ये चीज़ समझ चुके हैं कि क्या इनमें डिफरेंस हैं और इनके कुछ एग्जाम्पल भी आप याद कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। दूसरी चीज़ फ्रेंड जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, इनके ग्राफ और इनके कुछ
कि पर्टिकुलर इनहिबिशन से क्या इफेक्ट पड़ने वाला है माइकलिस मेंटन इक्वेशन पे, यानी कि कौन सी चीज़ आपकी रिड्यूस होने वाली है, कौन सी चीज़ इंक्रीज होने वाली है, वो चीज़ भी आपको यहाँ पे देख लेनी है। तो मैंने यहाँ पे कुछ ग्राफ इनके रखे हुए हैं, आप देखेंगे कंपिटिटिव के लिए ग्राफ ये लाइनवीवर बर्ग प्लॉट है फ्रेंड्स, जिसमें हम माइकलिस मेंटन इक्वेशन है जो नॉर्मल हमारा प्लॉट होता है उसी का रेसिप्रोकल हम ले लेते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सबस्ट्रेट का रेसिप्रोकल लिया गया है, वेलोसिटी का रेसिप्रोकल लेकर ग्राफ प्लॉट किया गया है। तो आपको क्या याद रखना है फ्रेंड्स, आपको एक स्लोप याद रख लेना है। अब दूसरी चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो क्या याद रख लेनी है कि इनका इफेक्ट क्या होने वाला है। यानी कि अगर कंपिटिटिव की बात करूँ, कंपिटिटिव कम अगर आप बोलेंगे तो कंपिटिटिव यानी कि के की वॉइस थोड़ी सी निकल रही है, तो आपको याद रख लेना है कि के एम इंक्रीज हो रहा है जबकि वी मैक्स अनअफेक्टेड है। अब अगर आपको कंपिटिटिव याद हो गया है तो मैंने आपको बताया कि आप इसी से डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, नॉन कंपिटिटिव यानी कि जो अपोजिट है उसका याद रख सकते हैं। उसमें क्या होगा कि के एम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वी एम रिड्यूस होगा। यस फ्रेंड। तीसरी चीज़ अगर मैं बात करूं अनकम्पिटिटिव की, तो अनकम्पिटिटिव में आपको क्या देखने को मिलेगा कि दोनों की दोनों चीज़ें रिड्यूस हो रही हैं। और ये कुछ ग्राफ आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, पैरेलल ग्राफ एक टाइप का आपको देखने को मिलेगा जिसका स्लोप आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें आपको स्लोप नॉन कम्पिटिटिव में आपको स्लोप -1/km मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स आपको क्या याद रखना है, एक चौथा टाइप का भी मैं आपको बताता हुआ चलूँ फ्रेंड्स। एक चौथा टाइप का इनहिबिशन भी हमको कभी कभी देखने को मिलता है जिसे हम बोलते हैं मिक्स्ड इनहिबिशन, यानी कि वो मिक्स्ड इनहिबिशन है किस किस का, कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव का। तो अब आपको सिंपल वर्ड में याद रख लेना है कि उसमें क्या आपको देखने को मिलेगा। उसमें देखने को मिलेगा कि केएम में अगर कंपिटिटिव में केएम इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ पे मिक्स में केएम इंक्रीज होगा, और नॉन कंपिटिटिव में आप देख रहे हैं कि वी मैक्स रिड्यूस हो रहा है तो ये आपको वहाँ पे रिड्यूस होता हुआ दिखेगा। तो यानी कि नॉन मिक्स में क्या देखने को मिलेगा, के एम है जो वो इंक्रीज हो रही है, वी मैक्स क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये चीज़ें आपको सारी की सारी अच्छे से याद रख लेनी है। ग्राफ भी कई बार फ्रेंड्स बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में ग्राफ को डायरेक्ट देख के आपसे पूछ लिया जाता है कि किस टाइप का इनहिबिशन है, या आपको ये जो रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है ये आपको देखने को कई बार मिल जाएगी। आप पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएंगे जीपेट तो आपको यकीनन इससे आप देखेंगे कि क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 2018 का भी मेरे को अच्छे से याद है कि उसमें भी एक ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन आया था जिसमें रिएक्शन दे दी गई थी और पूछ लिया गया था किस टाइप का इनहिबिशन है। नेक्स्ट कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको के एम और वी एम एक्स के बेसिस पे आपसे पूछ लिया जाएगा कि के एम कम्पिटिटिव में क्या मिलता है, या आपको ये वैल्यूज़ दे दी जाएंगे कि ये चीज़ रिड्यूस हो रही है और ये इंक्रीज हो रही है, तो इसमें कौन सा टाइप का इनहिबिशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको सारी की सारी जो ये पॉइंट्स हैं फ्रेंड जितने भी मैंने यहाँ पे बताया आपको बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं, और इनसे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। और फ्रेंड मोस्टली क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को अच्छे से कर लेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो फ्रेंड्स मैंने रखा है यहाँ पे अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन रखा है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आपको कई तरह के देखने के मिल जाएंगे। कई बार क्वेश्चन आपके डायरेक्ट क्लासिफिकेशन के देखने को मिल जाएंगे, कई बार आपसे आइसोइलेक्ट्रिक पीएच का क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। कई बार फ्रेंड्स कुछ अमीनो एसिड के क्लासिफिकेशन के बेस पे मैं आपको बताऊँगा कि कैसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल चुके हैं। तो चलते हैं, पहले हमने जो क्लासिफिकेशन रखा है वो बेस्ड ऑन दो टाइप के बेसिस पे हमने किया है। सबसे पहले उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे और दूसरा उनके रिक्वायरमेंट के बेस पे। तो केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे अगर मैं बात करूँ तो हमने किन किन चीज़ों में डिवाइड किया है फ्रेंड्स। सबसे पहले नॉन पोलर में आपको देखेंगे कि ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और मिथोनिन आपको देखने को मिल रहा है। जबकि पोलर में मैं बात करूँ तो सेरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, प्रोलीन, एस्पार्जिन, ग्लूटामेट आपको देखने को मिलेगा। एरोमेटिक में फ्रेंड्स 3 अमीनो एसिड हैं, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। फिनाइल एलानिन है, टायरोसिन है, ट्रिप्टोफैन है। अब मैं आपको बता दूं कि जो हम बहुत बार हम क्या करते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच पे अगर हम देखें तो बहुत सारी जगह की इम्यूनोफ्लोरेसेंस टाइप की हम टेक्निक्स यूज करते हैं। जो फ्लोरेसेंस फ्रेंड्स आता है वो एरोमेटिक अमीनो एसिड की वजह से ही आता है, प्रोटीन से। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रख लेनी है। ये 3 अमीनो एसिड एरोमेटिक अमीनो एसिड है। पॉजिटिव चार्ज की अगर मैं बात करूँ, लाइसिन है, आर्जिनिन है, हिस्टिडीन है। जबकि नेगेटिव चार्ज में 2 अमीनो एसिड एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड है फ्रेंड। एक और चीज़ फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे बताता हुआ चलूँ कि जितने भी अमीनो एसिड हैं वो सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड है, और ये क्वेश्चन भी कई बार जीपेट में अंदर पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। आप इसको अच्छे से याद कर लें कि ओनली अकेला अमीनो एसिड जो कि ग्लाइसिन है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि उसमें आर चेन अगर आप देखेंगे तो फ्रेंड्स एच है जो कि सिमिलर वहाँ पे अब किसी भी कंपाउंड को या किसी भी मॉलिक्यूल को ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए जो कार्बन है उसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप हैं जो वो अटैच होने चाहिए। आप ये चीज़ भी अच्छे से याद रख लें। फिर दूसरा क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, वो हमने की है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पे। तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट में हमारे पास 3 तरह के देखने को मिलते हैं, या तो इसेंशियल होंगे, या सेमी इसेंशियल, या नॉन इसेंशियल। अब इसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होते हैं जिन्हें हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाती और ये हमें बाहर से ही डाइट में लेने होते हैं फ्रेंड्स। इन अमीनो एसिड के एग्जांपल अगर आप देखेंगे, आइसोल्यूसिन है, ल्यूसिन है, लाइसिन है,
मीथोनिन है, फिनाइल एलानिन है, थ्रियोनिन है, ट्रिप्टोफैन एंड वैलिन। आप चाहें तो फ्रेंड्स इनकी भी बहुत सारे ट्रिक आपको नेट पे आप जाके देखेंगे तो मिल जाएंगे, आप उन ट्रिक्स के थ्रू भी इनको याद कर सकते हैं। अगर आपको यूज करना चाहें आप कैसे भी इनको याद कर लें। दूसरा आप देख लें कि दो सेमी इसेंशियल हैं, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। अब फ्रेंड्स अगर आपने इसेंशियल याद कर ली और सेमी इसेंशियल याद कर लिए तो जितने भी बच गए वो सारे के सारे नॉन इसेंशियल हैं। तो आपको सिर्फ क्या करना है, इसेंशियल याद कर लेने हैं और सेमी इसेंशियल याद कर लेने हैं। उसके बाद जो भी आपको बचता है वो सारे के सारे कौन से हैं, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है। तो आपको नॉन इसेंशियल को याद करने की ज़रूरत ही नहीं है फ्रेंड्स। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, अगर हम देखें कि अमीनो एसिड का कई बार वन लेटर कोड से भी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको वन लेटर कोड याद नहीं है तो कई बार आप क्या हो जाएंगे, आपको क्वेश्चन आता है हुए भी आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे अमीनो एसिड के वन लेटर कोड यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको ये भी अच्छे से याद कर लेने हैं। जैसे एलानिन को रिप्रेजेंट करता है ए, आर्जिनिन को आर, तो ये चीज़ आपको याद रख लेनी है। कभी कभी क्वेश्चन थ्री लेटर से भी आ जाता है, तो थ्री लेटर के लिए मैं बता दूँ जितने भी अमीनो एसिड हैं उनके जो फर्स्ट 3 लेटर्स हैं उन्हीं के बेसिस पे उनका थ्री लेटर कोड आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। अब एक और क्लासिफिकेशन जिससे कई बार क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड्स, वो है कि कौन से कीटोजेनिक अमीनो एसिड हैं, कौन से ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड हैं और कौन से कीटोजेनिक एज वेल एज ग्लूकोजेनिक दोनों हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे कि आप कीटोजेनिक मैंने मेंशन किए हुए हैं, लाइसिन और ल्यूसिन जो है वो कीटोजेनिक अमीनो एसिड हैं। जबकि मैं बात करूँ अगर कीटोजेनिक और ग्लूकोजेनिक दोनों अमीनो एसिड कौन से हैं फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं कि एरोमेटिक अमीनो एसिड के साथ अगर आप आइसोल्यूसिन और जोड़ दें तो ये चारों के चारों अमीनो एसिड कीटोजेनिक भी हैं और ग्लूकोजेनिक भी हैं। रेस्ट जितने भी इनसे अलावा बचते हैं वो सारे के सारे ग्लूकोजेनिक हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको ये वाला क्लासिफिकेशन भी अच्छे से याद रख लेना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन फ्रेंड्स इससे पूछे जा चुके हैं और कीटोजेनिक से कई बार क्वेश्चन आ भी चुके हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। आप इनको सबको अच्छे से याद कर लें क्योंकि क्वेश्चन कई बार इनसे डायरेक्ट पूछे जा चुके हैं क्लासिफिकेशन के बेस पे ही। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने रखा है फ्रेंड्स वो है रेडियो एक्टिविटी। अब फ्रेंड्स आपको समझा देता हूँ कि रेडियो एक्टिव मटेरियल हम किसको बोलते हैं और रेडियो एक्टिविटी मतलब है क्या फ्रेंड्स। तो होता क्या है फ्रेंड्स, कुछ जो हमारे एटम्स हो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें होता क्या है, उनके जो एटॉमिक न्यूक्लियाई होता है वो अनस्टेबल होता है फ्रेंड्स। यानी कि अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई होने की वजह से होता क्या है कि हर कोई भी चीज़ अगर अनस्टेबल है तो वो यही चाहेगी फ्रेंड्स, क्योंकि नेचर फेवर करता है स्टेबिलिटी को। तो हर चीज़ चाहेगी कि हाँ मैं स्टेबिलिटी अब गेन कर पाऊँ। तो इस कंडीशन में होता क्या है, जो अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई है वो खुद को स्टेबल करने के लिए कुछ एनर्जी इमिट करता है फ्रेंड्स, यानी कि कुछ एनर्जी का लॉस करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ऐसे जितने भी मॉलिक्यूल, जितने भी हमारे पास सब्सटेंस हैं जो कि रेडियस यानी कि एटॉमिक जो अपनी न्यूक्लियाई है उनकी अनस्टेबल है और उसकी वजह से वो क्या करती हैं, एनर्जी लॉस करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, उन्हें हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। यस फ्रेंड। तो अब फ्रेंड्स अब ये एनर्जी रिलीज़ कैसे कैसे करते हैं, कौन कौन सी मैकेनिज्म है, कैसे ये स्टेबिलिटी अपने आप को लाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव डिके। तो रेडियो एक्टिव डिके का थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। रेडियो एक्टिव डिके आपको 3 तरह का देखने को मिलेगा, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ कि अल्फ़ा में क्या होता है, बीटा में क्या होता है और गामा में क्या होता है। तो ये देखेंगे फ्रेंड्स, पेरेंट आइसोटोप है जो कि आपको पता है कि अनस्टेबल है क्योंकि इसके एटॉमिक न्यूक्लियाई अनस्टेबल है। तो इसे क्या करना है फ्रेंड्स, ये स्टेबिलिटी गेन करेगा। अब स्टेबिलिटी कैसे गेन करेगा वो चीज़ आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहला मेथड है कि अल्फ़ा डीके के लिए जा सकता है। अल्फ़ा डीके फ्रेंड्स कब होता है, जब एटॉमिक न्यूक्लियाई में बहुत ज़्यादा प्रोटॉन होते हैं। अब ये प्रोटॉन्स फ्रेंड्स क्या करते हैं, आपस में रिपल्शन करते हैं, तो उसकी वजह से अनस्टेबिलिटी वहाँ पे आ जाती है। तो इसके लिए करता क्या है एटॉमिक न्यूक्लियाई, इन प्रोटॉन्स को रिलीज़ कर देता है अल्फ़ा पार्टिकल के फॉर्म में। अब अल्फ़ा पार्टिकल फ्रेंड्स होते क्या हैं, जनरली ये आप कह सकते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल इज इक्वल टू हीलियम न्यूक्लियस है जो उसके इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि डॉटर आइसोटॉप बन गया जो कि स्टेबल है और एक हीलियम न्यूक्लियस यहाँ पे रिलीज हो गया जिसे अल्फ़ा पार्टिकल भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ समझी, यानी कि एक जो एटॉमिक डॉटर आइसोटॉप है यानी कि पेरेंट पार्टिकल से डॉटर आइसोटॉप बना। अब डॉटर आइसोटॉप और पेरेंट आइसोटॉप में डिफरेंस आपको क्या देखने को मिलेगा। तो आप फ्रेंड्स जानते हैं हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है, एटॉमिक मास 4 होता है, यानी कि पेरेंट आइसोटॉप से एक हीलियम पार्टिकल्स टूट चुका है, अल्फा पार्टिकल अलग हो चुका है। तो अब आप देखेंगे कि जो डॉटर आइसोटॉप है उसमें इतना डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, यानी कि एटॉमिक नंबर है जो वो रिड्यूस हो जाएगा बाई 2 एंड एटॉमिक मास है जो वो रिड्यूस हो जाएगा बाई 4। सेम अगर मैं बात करूं जो बीटा डीके होता है फ्रेंड, बीटा डीके में क्या होता है कि बीटा डीके उन कंडीशन में होता है जहां पे बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन होते हैं। तो होता क्या है, इन न्यूट्रॉन को इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर दिया जाता है और रिलीज़ कर दिया जाता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा फ्रेंड्स कि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन से आपको एटॉमिक नंबर रिड्यूस बाई 1 देखने को मिलेगा, जबकि प्रोटॉन यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो प्रोटॉन का जो नंबर है वो आपको 1 इंक्रीज बाई 1 देखने को मिलेगा, यानी कि मास में आपको 1 की बढ़ोतरी यहाँ पे मिलेगी।
तीसरी जो हमारे पास डीके है फ्रेंड्स वो है गामा डीके। अब गामा डीके फ्रेंड्स वही न्यूक्लियाई फॉलो करती हैं जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती हैं, यानी कि वो कुछ एनर्जी को रिलीज़ करती हैं इन द फॉर्म ऑफ गामा रेज। तो गामा रे यहाँ पे आप देखने को मिल रहे हैं कि फोटोन या गामा रेज के फॉर्म में वो एनर्जी को रिलीज़ कर रही है। यहाँ पे आप फ्रेंड्स एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर से कुछ लेना देना नहीं है, दोनों के दोनों रिमेन कांस्टेंट रहने वाले हैं, तो उन पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। अब फ्रेंड्स अगर आप ये चीज़ें समझ गए हैं तो मैं इनके कुछ एग्जांपल आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि कौन से अल्फ़ा के द्वारा जाते हैं, कौन से बीटा के और कौन से गामा। जनरली अल्फ़ा डीके है जो फ्रेंड्स, ऐसे जितने भी हमारे आप एग्जांपल देखिए, पहले उनके बाद समझाता हूँ फ्रेंड्स कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे कि रेडियो आइसोटॉप कौन कौन से हैं, यानी कि जितने भी एलिमेंट हैं, कुछ रेडियो आइसोटॉप्स हैं फ्रेंड्स अल्फ़ा डीके को बहुत ही कम फॉलो करते हैं। मोस्टली जो फॉलो करते हैं वो बीटा और गामा को फॉलो करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने लिखे हुए हैं उनकी, कौन सा तरीके से वो डीके करते हैं और कितनी उनकी हाफ लाइफ है, कौन कौन से आइसोटॉप हैं, उन्हें किस तरह डिनोट किया जाता है, उनकी कौन सी एप्लीकेशन है। तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कार्बन 14 का फ्रेंड C14 भी जिसे हम बोलते हैं, और इसकी हाफ लाइफ है जो वो 5600 है ईयर है। अब देखेंगे कि ये बीटा डीके के द्वारा इसका जो रेडियो एक्टिविटी अगर आप देखेंगे कि कौन सा मेथड ये फॉलो करती है स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए, तो वो बीटा डीके है। एप्लीकेशन देखें तो कार्बन डेटिंग में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और अगर हम देखें तो मेटाबॉलिज्म में भी इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं लाइक फास्फोरस है, आयोडीन है। आयोडीन का इस्तेमाल आप देखेंगे फ्रेंड्स थायराइड कैंसर को ट्रीट करने के लिए, हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है उसके ट्रीटमेंट के लिए देखने को मिलेगा। रेडियम और कोबाल्ट आप देखें यहाँ पे, ये भी कैंसर के ट्रीटमेंट में फ्रेंड्स हेल्पफुल हैं बहुत ज़्यादा। आप इनको देख लेंगे सबको, एग्जाम्पल को, जितने भी एग्जाम्पल हैं इनकी हाफ लाइफ याद कर लेंगे। मोस्टली जो रेडियो आइसोटॉप्स हैं उनका जो यूज़ है, उनकी एप्लीकेशन है वो कैंसर के ट्रीटमेंट में है, क्योंकि फ्रेंड्स ये क्या होते हैं कि एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके वहाँ पे सेल डिस्ट्रक्शन करते हैं, जिससे वहाँ पे सेल डेथ मिलती है और कैंसर सेल की डेथ होती है। इसी से कुछ ट्रीटमेंट में, इसीलिए कैंसर ट्रीटमेंट में इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल आपको यहाँ पे याद कर लेने हैं लाइक कार्बन, फास्फोरस, हाइड्रोजन, आयोडीन, रेडियम और कोबाल्ट के एग्जांपल फ्रेंड्स आपको याद कर लेने हैं, अच्छे से देख लेने हैं। मैं आपको पीडीएफ की लिंक दे दूंगा फ्रेंड्स। अभी क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि मैं पीडीएफ की लिंक जो दे रहा हूँ वो गूगल ड्राइव से दे रहा हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही है उन्हें डाउनलोड करने में। तो फ्रेंड्स मैं क्या करूँगा, एक टेलीग्राम ग्रुप बनाऊँगा, आप सभी उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें और वहाँ पर मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। आप सभी बहुत आसानी से उसको वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक मैंने जो यहाँ पे रखा है बहुत छोटा टॉपिक रखा है आपको सिर्फ डिफरेंशिएट कराने के लिए कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं और आइसोबार क्या होते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी कई बार डायरेक्टली पूछ लिया गया है कि आइसोटॉप में आपको क्या देखने को मिलेगा और आइसोबार में क्या देखने को मिलेगा। तो आइसोटॉप की मैं बात करूं तो फ्रेंड्स आइसोटॉप ऐसे होते हैं यानी कि जिनका जो एटॉमिक नंबर है वो तो सेम होता है फ्रेंड्स, और एटॉमिक मास है वो डिफरेंट है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये कुछ एग्जांपल हैं, आप आयोडीन के आप देख लेना ये एग्जांपल। और आइसोबार है फ्रेंड्स जो इसका बिल्कुल ही अपोजिट है, आप उसको याद रख लें, यानी कि एटॉमिक मास वहाँ पे सेम मिलने वाला है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट मिलने वाला है। तो ये थे कुछ आज के टॉपिक्स फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आपको ये सारे टॉपिक हेल्पफुल लगे होंगे। अगर आपको हेल्पफुल लगते हैं तो आप इनको अपने दोस्तों के साथ जो जीपेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हम ये सीरीज अभी जीपेट 2021 जब तक नहीं हो जाता कंटिन्यू रखेंगे। हर दूसरे दिन आपको एक लेक्चर मिलने वाला है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। आगे आने वाले टॉपिक्स में हम मेडिसिनल केमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड भी कुछ टॉपिक्स को फ्रेंड डिस्कस करेंगे, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को मेडिसिनल केमिस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड्स हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके आएंगे जिनसे आपको क्वेश्चन मिलने के चांस रहेंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड्स ये थे आज के टॉपिक्स जो हमने डिस्कस कर लिए। तो फ्रेंड्स अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें हमारे ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके जो दूसरे मीडियम है कांटेक्ट करने के, उनके थ्रू भी आप हमसे व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अभी मैंने आपको जैसा बोला कि मैं टेलीग्राम पे ग्रुप बनाने वाला हूं, तो उस ग्रुप की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको सब्सक्राइब कर लें और वहाँ पर भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो फ्रेंड्स तो इसी के साथ थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।